नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्विक रिकैप कर लें जो हमने पहले ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा था बोनी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे शरीर में 206 बोन्स हैं टोटल। इसमें 3 तरह की बोन्स होती हैं। एक तो होती है नॉन मूवेबल, यानी जो मूव नहीं करती, वो हमारी स्कल की बोन है, जिसके अंदर हेड रीजन में है, जिसके अंदर हमारे नाजुक अंग रहते हैं, दिमाग रहता है, ब्रेन रहता है, उसकी सुरक्षा, उसका सहारा काम वही करती हैं। दूसरी तरह की हमारी बोन्स होती हैं जिसे हम मूवेबल बोन्स कहते हैं। ये सख्त हड्डियों के जॉइंट्स में होती है, जिससे ये एक तरह लिवर का काम भी करती है। और ये शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट में ये जॉइंट्स होती हैं, जिसे हम मूवेबल जॉइंट कहते हैं। इनमें आमतौर पे एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है जिसमें हड्डियां फंसी होती हैं। उस वजह से वो चारों ओर ये हड्डियां घूमती हैं। इन्हें हम मूवेबल जॉइंट कहते हैं। तीसरे जो है पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स हैं। नॉर्मली हमारे हाथ में जो इधर रिस्ट जॉइंट में या एंकल जॉइंट में जो बोन्स रहती हैं, उन्हें रिस्ट जॉइंट में कार्पल बोन्स बोलते हैं। यहाँ 8 बोन्स होती हैं। और उस तरह हमारे एंकल जॉइंट में भी बोन्स होती हैं, जिसे हम टार्सल बोन्स कहते हैं। तो टार्सल या कार्पल और मेटाकार्पल, ये जो बोन्स हैं ये मेटाकार्पल बोन्स हैं। तो ये मेटाकार्पल बोन है। इनमें भी ये होता है। इन्हें भी हम पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं या पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स का बोन कहते हैं, क्योंकि ये आमतौर पे जस्ट थोड़ा घूम लेता है, थोड़ा मूवमेंट कर लेते हैं, इसलिए। इसके बाद हमने हमारे जो नी जॉइंट में ऊपर गोल सा होता है, इसे हम गोल सी हड्डी होती है, इसे हम पटेला कहते हैं। और एक हमारे रिब्स के बीच में एक हड्डी है जहां पर रिब्स जुड़ती हैं, उसे स्टर्निम बोन्स कहते हैं। और हमारे शरीर के सबसे बड़ा जो बोन है उसको फेमर बोन कहते हैं। हिप जॉइंट से लेके नी तक की जो जॉइंट है, सबसे ताकतवर या सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की, फेमर जॉइंट्स उसे कहते हैं। इसके अलावा हमने पिछली बार डिस्कस किया था कार्टिलेज के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में। ये कार्टिलेज होता क्या है? नाक में ये जो इसको शेप देते हैं, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज कहते हैं, इस तरह कार्टिलेज होता है, यानी 2 जॉइंट्स के बीच में जो एक प्लेट जैसी बनी होती है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। और ये कार्टिलेज से ये बोन को एक शेप टाइप का देती है। दूसरा होता है लिगामेंट। लिगामेंट आमतौर पे लस्सी टाइप का होता है, एक फाइबर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ये शोल्डर जॉइंट में या नी जॉइंट में या कोई भी हिप जॉइंट में हर जगह एक तरह से टाइट से बांध के रखती है, जोड़ के रखती है। इसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। आइए जाने अब मस्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी इसकी मांसपेशियों की सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानिए। मांसपेशियों में, और नॉर्मली ये मांसपेशियां जो बनती हैं ये टिश्यूज होते हैं, टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। और इसमें मेन काम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इनका काम। और इसमें नॉर्मली हमारे 43 से 50% तक का जो हमारा बॉडी वेट है, इन्हीं मसल से बनता है। ये मसल्स हमारी बॉडी में आमतौर पे 555 मसल्स हमारी बॉडी में रहते हैं। और ये मसल्स आमतौर पे हड्डियों का आवरण है, जैसे कवर ऑफ बोन्स, ये उसको कर रखता है। ये बोन्स को सुरक्षा देता है, ताकत देता है। और ये हाथों में भी जो सेंसरी नर्व्स हैं, उसमें साइकोलोमा कहते हैं उन्हें। एक झिल्ली टाइप की होती है, जो मसल्स की झिल्ली होती है। इनका काम होता है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। हमारी जो बोन्स होती हैं या मसल्स होती हैं, हमारी 2 तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स, यानी जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं, उन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे हाथों की, जैसे पैरों की, शोल्डर की, फेस की, टंग की, शरीर के बाहरी अंग जो होते हैं, ये हमारे वॉलंटरी मसल्स में आते हैं। यानी ये ब्रेन अगर ऑर्डर देता है, उसके बाद वो काम करते हैं, तो वो हमें, ये हुई वॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स हैं जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, जो अपने आप ही काम करती रहती हैं। हमारे बोलने की या कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चलती हैं। इन्हें हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये आमतौर पे हम कॉन्शियसली इन्हें
कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलता है। जैसे हार्ट की या कार्डिक मसल्स बोलते हैं, ये अपने आप में हार्ट की मसल्स काम करती रहती हैं, कभी नहीं थकती। बस ये आकार कभी कभी बदल देती हैं। जब तक जीवन से लेके मृत्यु तक ये चलती रहती हैं। जब तक जीवित हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन इनका चलता रहता है। जैसे हार्ट बीट है, हमारे शरीर की धड़कन है, हृदय की धड़कन, वो कभी नहीं रुकती, हमेशा चलती रहती है। एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन भी जो होता है वो भी अपने आप चलता रहता है। ब्लड सर्कुलेशन अपने आप होता रहता है और इस ब्लड सर्कुलेशन में भी हम ये इनवॉलंटरी मसल्स बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा हमारे जैसे आंखों की मसल्स होगी, जैसे सांस लेना है, सांस लेना सांस छोड़ना, ये भी ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसमें जैसे गहरी नींद आती है हमको, ये भी होती है, यानी कोमा में कोई आदमी पड़ा रहता है तो भी सारा काम अपने आप ही चलता है। तो उस तरह है ये। एक तरह से जैसे आंख की मूवमेंट है, कुछ भी चीज अगर 5 आएगी तो ऑटोमेटिकली आंख अपनी बंद हो जाती है, हमें कोई स्पेशल ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। इसमें अगर इनवॉलंटरी मसल्स अगर नहीं चलेंगी तो कुछ देर बाद डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें नॉर्मली हमें इन्हें एक्टिव रखने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। इन मसल्स को स्ट्रांग हम करेंगे, स्ट्रांग करने के लिए दोनों तरह के मसल्स को हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लगातार उसमें हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तभी हम वो ठीक कर पाएंगे। क्योंकि इनके स्ट्रांग होने से बोन स्ट्रांग होती है, बोन स्ट्रांग होती है, जीवन से लेके मृत्यु तक ये मसल्स काम करती रहती हैं। आइए जाने इनके डिजीज क्या क्या हैं। इनके डिजीज में अगर हार्ट अगर वीक हो गया, हार्ट की मसल अगर वीक हो गई तो इससे क्या होगा, ब्लड का जो पंपिंग का काम है उसका, वो पंपिंग का काम कम हो जाता है, उसके ब्लड फ्लो में उसका असर पड़ता है। और कई बार हाथों की मसल्स अगर कमजोर हो गई हैं तो हाथ उठ नहीं पाएंगे, हमारे उठ नहीं पाएंगे, कई बार स्टिफनेस ज्यादा हो जाएगा, कई बार सुन्नपन आएगा, हाथ अपना काम खुद नहीं कर पाएगा, वो सामान नहीं उठा पाएगा। एक बार कई बार क्या फ्रोजन शोल्डर वगैरह भी हो जाता है, तो ये भी शोल्डर उसी वजह से होता है। अगर पैर कमजोर हो गए तो चलने में मुश्किल, चाहे पैर उठाने में मुश्किल है, चलना मुश्किल होता है। साइटिका कई बार पेन होता है तो आपको सारा असर आपको पैर में देखने को मिलता है। अगर हमारी बड़ी आंत कमजोर हो गई तो इससे कई बार कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत हो जाती है या पाइल्स की दिक्कत होती है। कई बार देखेंगे आप पार्किंसंस जो आता है बुढ़ापे में, ये रोग काफी तंग करता है, जिससे बॉडी पूरा शिविर होने लगती है या हिलने सी लगती है। उसके अलावा कई बार देखेंगे औरतों के मामले में प्रोलैप्स हो जाता है, अगर वीक मसल्स हो जाएं तो यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है, कई बार रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाता है। इन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इसमें मालिश करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, चलना फिरना पड़ेगा, और उन सारे मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे तभी जाके वो स्ट्रांग हो पाती हैं। अगर लिगामेंट कभी टूट जाता है, कभी चोट लगती है, कभी गिरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कई बार ये पाया गया है कि लिगामेंट्स में इंजरी हो जाती है। जब लिगामेंट्स में इंजरी होगी तो उससे मसल्स में अफेक्ट पड़ता है। मसल्स को अफेक्ट पड़ने से कई बार रिस्ट में, हाथ में, पैर में, ये कई जगह से या बोन टू बोन में फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। तो ये हो गया हमारा मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम माने पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र में ये हमारा शुरू होता है मुंह से। मुंह में हम खाना खाते हैं, उसके बाद वो लार की सहायता से, सलाइवा जिसको बोलते हैं, लार की सहायता से लार मिलती है उसमें आइसोफेगस में, अन्न नली में जाता है। अन्न नली में जाने के बाद वो हमारे स्टमक में जाता है, वहां उसमें एसिड भी मिलता है, एसिड मिलते हैं, उसमें और तत्व मिलते हैं हमें, ताकि जो लार मिलती है उससे वो लुब्धी टाइप उससे लुब्धी जैसे बन जाती है। उसके बाद वहां से वो डियोडेनम की सहायता से छोटी आंत में जाती है, फिर लिवर और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आके उस खाने में मिलते हैं। उसके बाद वो बाद में जब उसके जूसेस निकलते हैं, उसकी एनर्जी, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, खाद्य पदार्थों को पचाकर उसमें ग्रोथ और एनर्जी के लिए उसमें जूसेस निकल जाते हैं जो ब्लड में मिल जाते हैं। उसके बाद वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। यानी अगर जब मुंह से खाना खा रहे हैं तो हमें चबा के खाना पड़ता है, उसमें लार मिलती है, फिर उसके बाद वो लुब्धी बनता है स्टमक में जाके, यानी लब बनता है। उस समय ये जो लार, ये पाया गया है कि हमारी जो मनुष्य की लार निकलती है उसका पीएच वैल्यू 6.3 से लेके 6.8 तक का होता है। और जब वो पेट में जाके
जब पेट में जाके, चूंकि एसिडिटी होती है उसमें, एसिड होता है उसमें, इसलिए वहां पर पीएच वैल्यू केवल 4 होती है, यानी एकदम एसिड होता है जो खाने को माल्टोज में बदल देता है। और माल्टोज में बदलने के बाद एक दिन में एक आदमी करीब 1.5 से 2 लीटर की लार निकालता है। और डिओडिनम में जाके वही बाइल जूसेस जब मिलते हैं, लिवर से निकलते गॉल ब्लैडर से होते हुए ये बाइल जूसेस फूड में मिलते हैं, उसके बाद जाके छोटी आंत में जाके ये भोजन जमा हो जाता है। और ये छोटी आंत बोलने के लिए छोटी आंत है, लेकिन ये करीब 2.5 से 3 मीटर लंबी है और इसमें ये जूसेस निकल कर इसके एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ब्लड में मिल जाता है। उसके बाद ये बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत आमतौर पे 1.2 से 1.6 मीटर तक लंबी होती है, पर इसका डायमीटर मोटा होता है। डायमीटर मोटे होने से इसमें जो बचा कुचा इसके पास जो एनर्जी रहती है, यानी जो बचा कुचा विटामिन जो रह गए इनके पास, वो फिर बॉडी में वहां से मिलते हैं। क्योंकि इसमें नॉर्मली ये पाया गया है कि मिनरल्स मिल जाते हैं, इसमें विटामिन डी, विटामिन के होता है, वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं। और बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत बाद में वेस्ट को रेक्टम की ओर भेजता है, और प्लस ये ब्रेन को मैसेज भेजती है। ब्रेन उसके बाद फिर एनस को मैसेज देता है कि भैया वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है, और बाहर निकालना होता है तभी रेक्टम को ऑर्डर मिलता है और वो गेट खोलता है। इस तरह हमारा स्टूल या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।